नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें हमने कल के वीडियो में देखा था जो उपन्यास था, उपन्यास का एवं हमने परिचय वो देखा था। और आज हम उपन्यास में ही जो देवकीनंदन खत्री के उपन्यास है इनकी कुछ जानकारी नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से हम देखने वाले हैं। जो चंद्रकांता उपन्यास की जो कहानी है, यह कहानी वह कहानी की बुनावट महत्वपूर्ण, कहानी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन वह जो कहानी है लिखी हुई, वह उपन्यास एक बुनावटी तौर पर महत्वपूर्ण है। यह तिलस्म और अयार के ताने बाने से बुना गया है। तिलस्म एक इमारत होती है जो ज्योतिषियों, तांत्रिकों, जमुनियों की देखरेख में बनाई जाती है। यानी तिलस्म एक ऐसी इमारत है जो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, तांत्रिक एवं जनुनियों के आधार पर ये वहाँ बनाई जाती है और उसमें अपार संपत्ति सुरक्षित रहती है। यह आपसी के सिंहलगढ़ से कहीं अधिक रहस्यमय है। इसमें एक बार फंसने पर बाहर निकलना असंभव हो जाता है। यानी यह कहा जाए तो तिलस्म यानी कि ऐसा विषय हो जाता है, एक बार हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें आदमी धंसता ही जाता है दलदल की तरह, यूँ उसको एक रोचकता उत्पन्न होती है। यह कहानी ज़्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वही हम विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर जो उनका अगला उपन्यास आता है वह है चंद्रकांता संतति को विशेष ख्याति लोकप्रिय मिली। यानी जो चंद्रकांता संतति है, इस उपन्यास को भी एक ख्याति प्राप्त एवं प्रसिद्ध उपन्यास है। खत्री के उपन्यासों की देखा देखी गोपाल राम गहमरी यानी जो देवकीनंदन खत्री थे, उनके उपन्यास से प्रभावित होकर या उनकी उपन्यास की शैली से आगे चलकर जो गोपाल राम गहमरी है, इन्होंने भी वही तिलस्मी शैली अपनाई है। अभी गोपाल राम गहमरी का जो समय है वह है 1866 से लेकर 1946 के बीच में आता है। तिलस्मी उपन्यासों की लय पर जासूसी उपन्यास लिखना आरंभ किया। यानी जो तिलस्मी उपन्यास देवकीनंदन खत्री ने लिखे हैं और उसी तिलस्मी के आधार पर जो जासूसी उपन्यास होते हैं, जासूसी उपन्यास गोपाल राम गहमरी ने प्रारंभ किए हैं। उन्होंने लगभग 200 उपन्यास की रचना की है। गोपाल राम गहमरी ने 200 उपन्यासों की रचना की है। अपने उपन्यासों के प्रकाशनार्थ उन्होंने जासूस नामक पत्र यह परीक्षा में पूछा गया है, तो और भी पूछा जा सकता है कि जासूस नामक पत्र एवं पत्रिकाएं का संपादन किसने किया था। तो गोपाल राम गहमरी ने सन 1900 में इसका प्रकाशन जासूस पत्र का प्रकाशन किया था। खत्री के उपन्यासों की बरगदी छाया में उनके जासूसों का स्वतंत्र रूप नहीं बन पाया। यहाँ पर भी वहीं बाजीगरी व गुप्त कोठरी या वहाँ खटका दबाने पर दीवाल का गायब हो जाना, यानी ये उसमें एक रोचकता वह लाते हैं। इस काल में किशोरीलाल गोस्वामी, अभी दूसरे जो उपन्यासकार है वह भी महत्वपूर्ण है। उनका नाम है किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी का जो समय है वह 1865 से लेकर 1932 के बीच में इनका समय माना जाता है। उपन्यासों का ढेर लगा दिया। यानी जो किशोरीलाल गोस्वामी है, इन्होंने भी बहुत सारे प्रचुर मात्रा की संख्या में उपन्यास लिखे हैं। किस्म के उपन्यास, यानी इसने किस्म के यानी अलग अलग ढंग के उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखे हैं। सामाजिक, ऐतिहासिक, अय्यारी, तिलस्मी और जासूसी, उनमें शिक्षा और धर्म दोनों का तालमेल है। यानी जो किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों में शिक्षा, धर्म, राजनीति, सामाजिकता, ऐतिहासिकता, अय्यारी, तिलस्मी, इन सभी विषयों को उन्होंने लिखा है। शुक्ल जी ने उनके छोटे बड़े 65 उपन्यासों का उल्लेख किया। यानी शुक्ल के अनुसार, जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों की संख्या 65 के आसपास है। 65 उल्लेख शुक्ल ने बताया है। प्रणयी परिणय, उनके हम किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास के नाम प्रणयिनी परिणय, हृदय हरिणी व आदर्श रमणी, तारा, जिंदे की लाश, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल। यानी रजिया बेगम, इसी उपन्यास का नाम रंगमहल में हलाहल यह भी है। आधार पर कहा जा सकता है कि वे सनातन धर्म की रूढ़ियों के पोषक हिंदुवादी
मरे हुए संस्कारों के समर्थक और प्रतिक्रियावादी उपन्यासकार थे। यानी जो समाजवादी भी थे और समाज की जो भी नैतिकता थी, रूढ़ियाँ थी, वह लुप्त हो रही थी, उसको वहाँ उजागर करके सामने लाने वाले उपन्यासकार थे। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्कार, आकर्षण, वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भले ही मिल जाए, पर हिंदी उपन्यासों की परंपरा में ये नदी के द्वीप है। यानी हिंदी उपन्यास की परंपरा में नदी के द्वीप किशोरलाल गोस्वामी को कहा जाता है, यह याद रखिए। इन्होंने उस तत्कालीन समय की समाज का सजीव चित्रण किया है, चित्र उबारा है, जो भी काम वासनाएं होती है उसका ही रंग रूप चित्रण किया है। साथ ही जो चिंताकर्षक है, चिंताकर्षक वर्णन होता है, थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी किया है इन्होंने अपनी उपन्यासों में। यह नदी के द्वीप यानी उपन्यास के क्षेत्रों में नदी के उपन्यास की परंपरा में नदी के द्वीप जो है वह किशोरलाल गोस्वामी को कहा जाता है। उर्दू के उपन्यासकार मौलाना अब्दुल हलीम शरर, जो उर्दू के उपन्यासकार थे उनका नाम है मौलाना अब्दुल हलीम शरार। ये इसका जो समय है 1860 से लेकर 1926 के बीच में है। के उपन्यास मुसलमानी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। यानी जो मौलाना अब्दुल हलीम जी ने जो भी उपन्यास लिखे वह एक मुसलमानी दृष्टिकोण से लिखे हैं। इन उपन्यासों का समग्र आकलन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इनमें पुरातन प्रियता और नएपन का मिला जुला रंग, यानी पुरानापन और नएपन का दोनों का मिश्रण कह सकते हैं। एक ही स्थान पर प्रतिक्रिया और प्रयोग का अनमेल संगम है, किंतु नारी शिक्षा, अनमेल विवाह का विरोध, स्त्री स्वतंत्र आदि कुछ ऐसे विचार बिंदु हैं जो आगे के उपन्यासों में मिलते हैं। कथा वस्तु के निर्माण में घटनाओं का अंबार लगा हुआ है। घटनाएं भी वैचित्र्यपूर्ण, विस्मयावह और रोमांचकारी है। पात्र अच्छे बुरे खानों में बटे हुए हैं। उपदेशों की कम भरमार नहीं है। रूपात्मक दृष्टि से इन्हें निर्माणात्मक व्यवस्था का उपन्यास कहा जा सकता है। प्रेमचंद ने धीरे धीरे अपने को इससे मुक्त किया, यानी इसके बाद की जो उपन्यास की जो धारा होती वह प्रेमचंद ने उठाई है। प्रेमचंद फिर प्रारंभ होते हैं। तो इसमें कहा जाए तो जो भी विधायकों का विकास है एक वह संक्षिप्त रूप से दिया है। जो भी है हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे यह ख़त्म होने के बाद हम विस्तार से बाकी विधाओं का विकास देखेंगे दूसरे वीडियो में। तो आप जो होती है यहाँ से जो आलोचना जो विधा है वह प्रारंभ होती है। एवं सैद्धांतिक आलोचना के नाम पर भारतेंदु ने नाटक पर एक निबंध लिखा था और प्रेमगन ने बाम भट्ट पर एक भावुकतापूर्ण प्रशस्तिमूलक लेख। किंतु वास्तविक आलोचना का समारंभ बालकृष्ण भट्ट के निबंधों से होता है। यानी आलोचना को जो समारंभ है या आलोचना जो प्रारंभ होती है वह बालकृष्ण भट्ट के निबंधों से ही प्रारंभ होती है। बट यानी यह जो है महत्वपूर्ण कथन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और यह बच्चन सिंह का कथन है। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। यानी हिंदी की पहली आलोचना कौन सी है तो स्वयंवर पर, यानी जो स्वयंगीता स्वयंवर जो था निबंध, इस पर लिखी हुई आलोचना, उसका नाम था आलोचना, पहली आलोचना मानी जाती है। 1886 में हिंदी की पहली आलोचना 1886 में लिखी गई है। भारतेंदु मंडल के लेखकों में उनका तेजस्वी व्यक्तित्व सदा संस्मरणीय रहे। यानी जो बालकृष्ण भट्ट जो है वह भारतेंदु मंडल के जो भी लेखक थे उनमें वह एक तेजस्वी तारा के जैसे थे। वह धर्म, राजनीति और साहित्य के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील और यथार्थवादी था। यानी बालकृष्ण भट्ट का जो साहित्य के प्रति जो दृष्टिकोण था वह यथार्थवादी था। तक धर्म का संबंध है, वे अति उन्मुख हिंदू समाज और विस्तार वेदांतियों को विरुद्ध थे। यानी वेदांत के विरुद्ध जो वेद होते हैं उनके विरुद्ध में बालकृष्ण भट्ट थे। उनके मतानुसार देश का कल्याण राजनीतिक एकता में निहित था। यानी बालकृष्ण भट्ट के अनुसार देश का जो हित है वह किस में था तो राजनीति में था। रीतिकालीन नायक नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, घी से पीटे ऋतु वर्णन के विरुद्ध उनकी वाणी की
मुखरता द्रढ़व्य थे। यानी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु मंडल के कौन से लेखक जो है वह नक्षिक वर्णन के विरुद्ध थे, ऋतु वर्णन के विरुद्ध थे। तो बालकृष्ण भट्ट यह नक्षिक वर्णन के विरुद्ध थे, घिसे ऋतु वर्णन के विरुद्ध थे। उनके वाणी मुक्तता वह द्रढ़व्य थे। कदाचित वे पहले व्यक्ति है जिन्होंने रीतिकालीन प्रवृत्तियों और परिपाटीग्रस्त शैली पर खुला प्रहार किया। यानी इन्होंने जो भी रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ थी, जो भी परिपाटी थी रीति के ग्रंथों के आधार पर लिखने की जो भी परंपराएं थी, उस परंपरा का खंडन किया है, विरोध किया है। मल्लाहो कराहो आदि के लोकगीतों में सच्ची कविता की झलक मिलती है। समालोचना की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा है। यानी जो समालोचना है, समालोचना पर प्रकाश डालते हुए या समालोचना पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वह सब भाव उनके उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह से प्रकट हो सकते हैं। यानी यह जो कथन है, यह बालकृष्ण भट्ट का कथन है, महत्वपूर्ण है। तो मैं यह फिर से एक बार पढ़ता हूँ। जो जाति जिस समय, यानी जो जनजाति है जिस तत्कालीन समय में जीती है, जीवन व्यतीत करती है, उसी तत्कालीन समय के जो भाव है, जो परिस्थिति है, उसका चित्रण साहित्य में आता है और वह करते ही रहता है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वह सब भाव उसके उस समय के साहित्य की समालोचना के अच्छी तरह से प्रकट हो सकती है। यानी जो जनजीवन है, जो लेखक है, जो जनजीवन, जो जमात है या जाति है, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में रहती है, पलती है, बड़ी होती है, वह उसके अंतर्गत वह भाव, वह स्थिति अपने साहित्य में अपने आप रेखांकित करते हैं। चाहे वो एक किसी जाति हो या लेखक हो या कवि हो या अन्य किसी विधा में लिखने वाला साहित्यकार क्यों न हो। इसके आगे हम देखते हैं स्पष्ट है कि वे आलोचना को इतिहास से संबंध प्रासंगिकता से संदर्भित देखना चाहते हैं। यानी बालकृष्ण भट्ट जो है वह आलोचना को इतिहास के रूप में या इतिहास से संबंधित देखना चाहते हैं और संदर्भित करते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक को ट्रेजेडी कहना उनकी नाटकीय समझदारी का सूचक है। यानी बालकृष्ण भट्ट की नाटकीय ट्रेजेडी का समझदारी का सूचक किसको कहा जाता है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी यह जो नाटक था, यह नाटक को ट्रेजेडी कहना उनकी नाटकीय समझदारी का सूचक है। नाटक और कथा साहित्य की आलोचना के लिए अंग्रेजी साहित्य के आधार पर जो कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि प्रतिमान बने, उनका प्रयोग भट्ट जी ने स्वयंगीता स्वयंवर की आलोचना में किया है। यानी स्वयंगीता स्वयंवर की आलोचना में बालमुकुंद भट्ट ने कौन सी किया है? तो इसका जो है मैं फिर से पढ़ता हूँ। जो अंग्रेजी साहित्य के आधार पर जो कथानक है, यानी अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित होकर जो कथानक लिया गया है, चरित्र चित्रण है, कथोपकथन है आदि प्रतिमान बने हैं, उनका प्रयोग भट्ट जी ने जो स्वयंगीता स्वयंवर की जो आलोचना की है उसकी की है। उनके मतानुसार लालाजी पुरातत्व और ऐतिहासिक नाटक में अंतर नहीं रह कर पाते। इनके लिए जिस कल्पना शक्ति को आवश्यकता होती है, यह लालाजी में नहीं है। चरित्रों के अपने अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है। सब एक हो रस में, सने उपदेश देने की हवस में लत्थर पत्थर है। कथोपकथन तो नाटक का प्राण है। यानी नाटक विधा का प्राण कौन सा है? तो कथोपकथन यह नाटक विधा का प्राण है। इस नाटक के संवाद नाटकीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। उनकी उक्तियाँ भारतीय प्रेम का मक्खिल उड़ाती है। बीबी स्वयंगीता की अमर्यादित लंबे स्पीच से उन्हें चीड़ है। भट्ट जी की आलोचना एकांक की अवश्य हो गई है, पर वह नाटक का खरा आकलन यानी सत्य आकलन करते हैं। उसी पुस्तक की आलोचना प्रेमघन ने अपने
पत्र आनंद कादम्बनी में किए। यानी मैं फिर से बता रहा हूँ, कल भी बताया था, जो प्रेमघन थे, प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी नामक पत्र या पत्रिका का संपादन किया था। और बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो सुमिलित कीजिए, मिलाइए, मिलान कीजिए, उसमें एक तरफ पत्रिकाओं का नाम और दूसरी तरफ उनके संपादकों का नाम दिया जाता है, तो ऐसे सुमिलित करना पड़ता है। इसमें पुराने ढंग पर रस, संधि, अलंकारों के दोष गुण पर विचार किया गया है। भट्ट जी का दृष्टिकोण आधुनिक है, तो प्रेमघन का पुरातत्व और पिटा हुआ है। यानी यहाँ पर बच्चन सिंह कहते हैं कि जो बालकृष्ण भट्ट है, उनका जो दृष्टिकोण आधुनिकवादी है, और जो प्रेमघन थे, प्रेमघन का दृष्टिकोण पुरातन और पीटा हुआ जान पड़ता है। अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगला भाग है ब्रज भाषा काव्य परंपरा और खड़ी बोली। जो ब्रज भाषा का काव्य परंपरा है, ब्रज भाषा की काव्य परंपरा और खड़ी बोली, इनका समन्वय किस प्रकार है, यह हम देखेंगे। इस समय हिंदी साहित्य एक विचित्र द्विभागीकृत डाइको स्थिति से गुजर रहा था। यानी इस समय में, यानी तत्कालीन जब ये इतिहास ग्रंथ लिखा गया, उस समय में जो हिंदी साहित्य था वह विचित्र द्विभागीकृत, यानी विचित्र एक वह समय से गुजर रहा था। उस गद्य की भाषा खड़ी बोली और पद्य की ब्रज, यानी उस समय में जो गद्य, यानी जो गद्य रचनाएं होती थी, गद्य साहित्य की भाषा जो थी वह खड़ी बोली थी, और पद्य जो था, कविता जो थी, वह ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी। दूसरी भाषा के साहित्य में इस प्रकार का द्विभाषीकरण नहीं था, यानी केवल यहाँ हिंदी के साथ ही था पद्य की भाषा ब्रज और गद्य की भाषा खड़ी बोली। यह अन्य किसी उर्दू में नहीं था, पारसी में नहीं था, लेकिन यह हिंदी में था। चूँकि ब्रजी में गद्य की कोई स्वस्थ परंपरा नहीं बन सकी थी, यानी गद्य की केवल एक ही परंपरा नहीं थी, जैसे कि कहानी थी, उपन्यास थे, नाटक थे, ऐसे निबंध थे, तो केवल एक परंपरा गद्य की नहीं थी। और काव्य की एक लंबी परंपरा जो यानी काव्य के बारे में यदि देखते हैं तो काव्य की परंपरा एक लंबी चौड़ी थी, और वह लंबी चौड़ी परंपरा संस्कृत से चली, ब्रज से चली आ रही थी। लेकिन काव्य की एक लंबी परंपरा जो ब्रज भाषा में उपलब्ध थी, उसे सहला नहीं छोड़ा जा सकता। यानी जो ब्रज भाषा की जो परंपरा थी, पुरानी परंपरा ब्रज भाषा में कविता लिखने की, उस परंपरा को छोड़ा नहीं जा सकता था। अंततः कुछ छिटपुट भक्तिपरक रचनाओं को छोड़कर कविता में रीतिकालीन प्रवृत्ति चल रही थी। यानी जो कविताओं का यदि विचार करते तो जो भक्तिपरक रचनाएं थी, उन रचनाओं को छोड़कर अन्य जो कविताएं रचनाएं लिखी गई पद्य में, उसमें रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ दिखाई दे रही थी। यह भी एक प्रकार का अंतर्विरोधी था। गद्य में नए राजनीतिक सामाजिक चेतना की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही थी, तो पद्य में समस्या पूर्ति नायिका भेद, यानी पद्य यानी कविता में समस्या उत्पन्न हो रही थी, उसमें समस्या पूर्ति में नायिका भेद, षट ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन की अनुगुंज, गद्य में नई नई साहित्यिक विशेषता विधाएं, यानी गद्य में नई नई साहित्यिक विधाएं, जैसे कि गद्य में देखा जाए तो हम निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, ऐसे नई नई गद्य की विधाएं उत्पन्न हो रही थी, विकसित हो रही थी। पद्य में कवित्व, सवैयों और परिपाटी ग्रस्त रूप, यानी कविता में देखा जाए तो पद्य में सिर्फ कवित्व और सवैया, यही दो रूप प्रचलित थे। ब्रज भाषा के कवियों में दो तरह के लोग सम्मिलित थे। अभी ब्रज भाषा में भी दो तरह के लोग थे, दो तरह के कवि थे, साहित्यिक थे, शुद्ध रीतिवादी और अशुद्ध रीतिवादी। अभी शुद्ध रीतिवादी कवि यानी जो लक्षण ग्रंथ है, उसके आधार पर उसका अध्ययन करके उस लक्षण के, उस नियमों के आधार पर ही वह कविताओं की रचना करते थे। और जो अशुद्ध रीतिवादी है, कहा जाए तो वह जो भी रीतिकाल की जो परिपाटी है, रीति ग्रंथों के लक्षणों की जो परिपाटी है, उस परिपाटी को लांघ कर, तोड़कर आगे निकल रहे थे, उस कवियों को अविशुद्ध यानी अशुद्ध रीतिवादी कहते हैं। दूसरे प्रकार के कवियों की रचनाओं में जहाँ तहाँ देशभक्ति भी मिलेगी। पहले ढंग के कवियों का खड़ी बोली गद्य से कोई संबंध नहीं था, यानी जो शुद्ध रीतिवादी कवि है उनका खड़ी बोली हिंदी से या खड़ी बोली गद्य से कोई संबंध नहीं था, नज़दीक का तो नहीं था और दूर का भी नहीं था। जबकि दूसरी कोटि के कवि गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे, यानी जो अविशुद्ध रीतिवादी जो कवि थे, वह कवि अपने साहित्य में खड़ी बोली गद्य का भी प्रयोग कर रहे थे।
विशुद्ध रीतिवादी कवि ये महाराज रघु सिंह, सेवक सरदार, बाबा रघुनाथ दास, बेनी द्विज, लच्छीराम ललित, किशोरी, राजा लक्ष्मण सिंह आदि, यानी जो विशुद्ध रीतिवादी कवि थे उनके नाम मैं फिर से पढ़ता हूँ। उनके नाम पहले सबसे प्रथम आते हैं महाराज रघुराज सिंह, दूसरा है सेवक सरदार बाबा रघुनाथ दास, बेनी द्विज, लच्छीराम ललित, किशोरी, राजा लक्ष्मण सिंह। यह जो कवि है, यह जो साहित्यकार है, यह विशुद्ध रीतिवादी कवियों में गिने जाते हैं। यह गिने चुने नाम है। और अविशुद्ध रीतिवादी कवियों में जो अविशुद्ध यानी जो रीति की परिपाटी को, लक्षण की परिपाटी को लांघ कर आके निकल चुके हैं, इसमें जो है भारतेंदु मंडल के जो भी सभी लेखक हैं वह सभी लोग आते हैं, लेखक आते हैं। उनके नाम है, देखो, भारतेंदु, सुमेल सिंह, साहबजादे, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, रामकृष्ण वर्मा, राधाचरण गोस्वामी, सुधाकर द्विज, राधा कृष्णदास आदि। यानी मैं ये नाम फिर से पढ़ता हूँ। यह भारतेंदु मंडल के कवि है। तो भारतेंदु मंडल के कवियों का सही क्रम लगाइए, सही क्रम पहचानिए, ऐसा प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ इन कवियों का नाम। सबसे प्रथम भारतेंदु, उसके बाद सुमेल सिंह, साहबजादे, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, रामकृष्ण वर्मा, राधाचरण गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास, यह आते हैं। विशुद्ध रीतिवादी कवियों का रचनाकाल भारतेंदु मंडल के कवियों से कुछ पहले ही आरंभ हो जाता है। यानी जो विशुद्ध रीतिवादी कवि थे उनका यदि रचनाकाल देखते हैं तो भारतेंदु मंडल से कुछ पहले ही आरंभ होता है, जान पड़ता है। रीतिकाल उन्हें विरासत में मिला था। यानी वह विशुद्ध रीतिवादी कवियों को रीतिकाल जो है एक वह विरासत में मिला था। वे नवजागरण काल में भी रीति काव्य लिख रहे थे। यानी वह नवजागरण काल में भी रीति काव्य लिख रहे थे विशुद्ध साहित्यकार। कालिक चेतना से सर्वथा असंप्रष्ट महाराज रघुराज सिंह, रीवा नरेश। अभी जो महाराज रघुराज सिंह, रीवा नरेश है, उनका समय देखते हैं तो उनका यदि जन्म है तो 1823 में होता है और उनकी मृत्यु 1869 में होती है। श्रृंगारिक काव्य के साथ साथ भक्तिपरक रचनाएं भी लिखी है। यानी जो रघुराज सिंह है, रीवा के नरेश, यानी जो रीवा प्रदेश के जो राजा है उनका नाम है महाराज रघुराज सिंह। इन्होंने श्रृंगारिक काव्य के साथ साथ भक्तिपरक काव्य भी लिखे हैं। बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही ने रामचरितमानस के ढंग पर विश्राम सागर लिखा है। यानी जो बाबा रघुनाथ दास है उन्होंने राम स्नेही ने रामचरितमानस के ढंग पर विश्राम सागर नामक 1855 में एक काव्य लिखा है। नाना पुराणों की कथा ली गई है। सेवक, अभी जो दूसरे जो कवि है वह सेवक है। उनका जन्म 1821 में होता है और उनकी मृत्यु 1881 में होती है। काशी के रईस हरिशंकर के आश्रम में रहते थे। जो सेवक नामक कवि है वह काशी में रहते थे। काशी के जो रईस थे, जाने माने पहचान जाने वाले जो थे हरिशंकर, उनके आश्रम में रहते थे। उन्होंने वांगविलास नामक नायिका भेद का ग्रंथ लिखा है। सेवक का ग्रंथ कौन सा है? वांगविलास नामक नायिका भेद, यह ग्रंथ लिखा है। सरदार काशीराज ईश्वरी नारायण सिंह के दरबारी कवि थे। यानी सेवक किसके दरबारी कवि थे? तो वह सेवक सरदार काशीराज ईश्वरी नारायण सिंह के दरबारी कवि थे। वे कवि से अधिक टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध है। सेवक जो है वह कवि रूप से अधिक जो है टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध है। केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सुर की साहित्य लहरी और बिहारी सतसई पर लिखी गई उनकी टीकाएँ महत्वपूर्ण हैं। सेवक ने किन किन ग्रंथों पर टीकाएँ लिखी है? तो उसमें है केशव की कवि प्रिया पर सेवक ने टीका लिखी है, रसिक प्रिया पर लिखी है, सुर की साहित्य लहरी पर भी लिखी है और बिहारी सतसई पर भी सेवक ने जो है टीकाएँ लिखी है और यह महत्वपूर्ण है टीकाएँ हैं। उनका रचनाकाल, अभी सेवक का रचनाकाल देखते हैं 1850 से लेकर 1883, यानी कहा जाए तो जो भारतेंदु का समय है वही समय सेवक का ही माना जाता है। लच्छीराम, अभी दूसरे जो महत्वपूर्ण कवि है उनका नाम है लच्छीराम। लच्छीराम का समय है 1841 से 1904, यानी कहा जाए तो लच्छीराम का जन्म 1841 में होता है और उनकी मृत्यु 1904 में होती है।
इनका जो जन्म है यानी लच्छीराम का बस्ती जिले के शेखपुरा गांव में हुआ था। वे मुख्यतः अयोध्या नरेश मानसिंह द्विजदेव के आश्रित थे। यानी लच्छीराम किसके आश्रित थे, किसके दरबार में राजकवि थे, तो वह अयोध्या के जो राजा थे मानसिंह, उनके द्विजदेव के आश्रित थे। अन्य कई राजाओं के भी वे कृपा पात्र थे, यानी मानसिंह को छोड़कर अन्य किसी राजाओं के भी वह कृपा पात्र थे। प्रत्येक राजा के प्रीत्यर्थ उन्होंने एक एक रचना की, यानी जितने राजाओं के दरबार में वह रहे उनके चित्रण में उन्होंने एक एक रचना लिखी है। यह आधुनिक काल के टिपिकल रीतिकालीन आचार्य कवि थे। यानी आधुनिक काल के टिपिकल रीतिकालीन आचार्य कौन है, तो वह है लच्छीराम। गोविंद गिल्लाभाई गुजराती होकर भी ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। यानी यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि कहा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है कि गुजराती भाषा के कवि होकर, गुजरात प्रदेश के कवि होकर ब्रज भाषा में कविताएं लिखने वाले, तो गोविंद गिल्लाभाई यह जो है वह गुजराती प्रांत के थे। यानी गुजराती प्रांत के होने के बावजूद उनकी बोली भाषा जो थी वह मातृभाषा गुजराती थी, फिर भी वह ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। अविशुद्ध रीति काव्य लिखने वाले में भारतेंदु हरिश्चंद्र मुख्य है। जो अविशुद्ध रीति काव्य है उनमें लिखने वालों में, उन लेखकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र यह मुख्य है। उनकी कविता को अविशुद्ध इसलिए कहा गया है कि उन्होंने रीति काव्य के अतिरिक्त तत्कालीन जीवन बोध से संपृक्त कविताएं भी ब्रज भाषा में लिखी है। यानी वह भारतेंदु ने अपनी कविता में जो है इनको अविशुद्ध कवि इसलिए कहा गया है कि उन्होंने रीति काव्य के अतिरिक्त, यानी रीति काव्य जो लिखा है और रीति काव्य को छोड़कर भी तत्कालीन समय की जो सजीव समाज का जीवन बोध था, समाज का तत्कालीन समय का जो जीवन जीने का नज़रिया था, एक जो भी सामाजिक समस्याएं थी उसका भी चित्रण अपनी कविताओं में किया है और साथ ही वह ब्रज भाषा में लिखी है। उनकी कविताओं में मध्यकालीन भक्तिपरक तथा श्रृंगारिक संवेदनाएं और नवजागरण से संबंध कविताएं तथा नए पुराने अनेक काव्य रूप मिलते हैं। नाटकों के अंतर्गत पाई जाने वाली कविताओं में तत्कालीन जीवन बोध अधिक मुखर है। यानी नाटकों में जो कविताएं मिलती है, उन नाटकों में जो पंक्तियां हैं उनमें जो जीवन बोध है, जीवन के निकट की जो समस्याएं हैं, उसका बोध भारतेंदु की साहित्य में, नाटकों में दिखाई देता है। इसके बाद भक्तिपरक कविताओं पर, यानी जो भारतेंदु की जो भक्तिपरक कविता है उनमें है मुख्यतः कबीरदास, सूरदास, मीराबाई की छाप। यानी जो भारतेंदु की भक्तिपरक कविताओं पर किसकी छाप है या किससे प्रभावित है, तो उसमें है सबसे प्रथम कबीरदास आते हैं। कबीरदास ने जो विरोध किया है, जो आडंबर, जो जाति पाति का विरोध किया है, धर्म आडंबर का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, गुरु की महिमा बताई है, वह सभी भारतेंदु के नाटकों में, भारतेंदु के पूरे समग्र साहित्य में दिखाई देते हैं। मीराबाई की भी छाप दिखाई देती है। श्रृंगारिक कविताओं पर घनानंद, अभी जो भारतेंदु की जो श्रृंगारिक कविताएं हैं उसमें भी घनानंद की छाप दिखाई देती है। पद्माकर और द्विजदेव की रोमानियत की भारतेंदु की भाषा अधिक सरस, सहज और ब्रज भाषा की बहुत सी रूढ़ियों से मुक्त है। भक्ति के एक पद और एक श्रृंगारिक सवैये का उदाहरण देखिए। अभी जो भक्ति के जो पद है या भक्ति के भारतेंदु ने जो भी भक्तिकालीन कविताएं लिखी है उसका एक नमूना, एक पद एवं एक उदाहरण देखते हैं। उसमें देखते हैं हम, ब्रज के लता पता मोहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन की, रज जामे सिर बीजे, शिशु ताई अजो न गई, तन ते तव जोबन तोती बटोरे लगी, सुनी के चर्चा हरिश्चंद्र की कान कछु न दे, मोहे मरोरी लगी, बची सासू जेठानीनी, सो पिए के तरु घूंघट में द्रग लोगे लगी, दुलही उलही सब आंगन ते, दीन ते पीयूष निचोड़े लगी। यानी इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ उतना परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए कि यह जो है भारतेंदु की पंक्तियां है। अभी शुक्ल जी क्या कहते हैं यह हम देखते हैं। शुक्ल जी का कहना है, अभी शुक्ल जी का जो मत है वह क्या है यह देखते हैं। नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु की भाषा में या भारतेंदु की जो नवीन धारा थी, नवीन धारा के बीच
यानी नवजागरण के बीच, नवीन धारा के बीच भारतेंदु की जो वाणी थी वह सबसे महत्वपूर्ण थी। देशभक्ति का शोर उसमें था। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की जो मार्मिक व्यंजना है वह तो है ही। बहुत सी स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी है, जिसमें कहीं देश की अतीत गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान उद्योग अधोगति की क्षोभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जागी हुई चिंता आदि अनेक पुनीत भावों का संचार पाया जाता है। यह जो है शुक्ल जी का कथन है और इसका एक भावपूर्ण अर्थ देखते हैं तो कहा जाए तो जो भी भारतेंदु के नाटकों में पंक्तियाँ आई है, कविताएं आई है, गीत आए हैं, उनमें भारत देशभक्ति का गौरव बताया है और साथ भी जो भी स्वतंत्र रूप से कविताएं लिखी है उसमें भी एक देशभक्ति दिखाई देती है। यह शुक्ल जी का कथन है भारतेंदु के बारे में, यो नवीन धारा के बारे में। तो हम फिर से एक बार यह पढ़ते हैं। नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा शोर देशभक्ति का था। उसमें नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की जो मार्मिक व्यंजना है, यानी उस समय में, तत्कालीन समय में अंग्रेज राज में बहुत से भारतीयों पर, भारतीय समाज पर जो ब्रिटिश सरकार था या अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के बहुत अन्य अत्याचार झेल रहे थे, उसके उन्होंने मार्मिक चित्रण किया है। बहुत सी स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी, यानी यह नाटकों में तो लिखी है, उसके साथ भी उन्होंने बहुत सी स्वतंत्र रूप से देशभक्ति अतीत गौरव का वर्णन भी किया है। नवजागरण की चेतना से संपन्न कविताओं में प्राय सर्वत्र देशभक्ति और राजभक्ति का अंतर्विरोध पाया जाता है। यानी फिर आगे चलकर जो नवजागरण की चेतना उत्पन्न हुई, फिर उस नवजागरण की कविताओं में, संपन्न कविताओं में प्राय सर्वत्र, यानी नवजागरण में जो भी कविताएं लिखी गई, जो भी साहित्य लिखा गया, उनमें देशभक्ति और राजभक्ति का अंतर्विरोध पाया जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को जिस निर्ममता से कुचला गया था, उसके आतंक की छाप में यह अंतर्विरोध भी एक साहसपूर्ण कदम है। यानी जो 1857 को पहला हमने जो स्वाधीनता आंदोलन आरंभ किया था, यह आंदोलन जो था, जो नवजागरण में अंतर्विरोध था, यह अंतर्विरोध था फिर भी, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यह एक महत्वपूर्ण कदम था, एक महत्वपूर्ण पहल थी। विजय वल्लरी काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्ष उल्लास की कविता है। भारतेंदु लिखते हैं कि सब लोग प्रमुदित तो है, लेकिन सोचने वाली बात है। यानी सब लोग प्रमुदित, सब लोग जो बुद्धिमान है, सोचने वाले हैं, लेकिन यह भी एक सोचने वाली बात है। अभी यहाँ पर भारतेंदु की दो पंक्तियाँ, कहाँ भूमि कर उठी गयो हे टीसस तो भो माप, जनसाधारण को भयो कीधो सिविल पत साफ। वे और भी प्रश्न उठाते हैं कि क्या समाचार पत्र कारा मुक्त हो गए, यानी समाचार पत्रों पर जो कर लादा गया था, क्या वह कर से मुक्त हो गए हैं। उन्हें लिबरल दल से सुधार की आशा है। मिश्र विजय को देखकर आर्यों की मूर्छें अपने आप उठ गई। इसके साथ ही विगत की वीर परंपरा का स्मरण और वर्तमान की दुर्दशा का दृश्य। वे सिकंदर के युद्ध का वर्णन करते हुए भारतीय गौरव की याद दिलाते, यानी जो सिकंदर जो थे, सिकंदर के युद्ध का वर्णन करते हुए भारत के गौरव का भी गुणगान करने लगते हैं। मिर्ज़ा गालिब की तरह भारतेंदु भी अपनी कविता के बारे में लिखते हैं, यानी जिस प्रकार मिर्ज़ा गालिब यह उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, हमने इसके पहले देखा, तो उसी प्रकार भारतेंदु भी अपनी कविता के बारे में लिखते हैं। रसा महबे फसाहत दोस्त, क्या दुश्मन भी है सारे, ज़माने में तेरे तर्ज सुखन की यादगारी है। यह भारतेंदु की पंक्तियाँ है, याद रखिए। प्रताप नारायण मिश्र ने भी भारतेंदु की तरह श्रृंगारिक और देश प्रेम की कविताएं लिखी है। यानी जिस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने श्रृंगारिक कविताएं लिखी है और उसके साथ देशभक्ति, देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी है, उसी प्रकार जो प्रताप नारायण मिश्र थे उन्होंने भी कविताएं लिखी है, श्रृंगारिक कविताएं लिखी है और देश प्रेम की कविताएं लिखी है। यदि भारतेंदु की लोकोक्तियाँ ऊंची दुकान की फीकी मिटाई, हाय सखी इन हाथन सो अपने पग आप कुठार पे दिनों ठाकुर की याद दिलाती है,
तो प्रताप नारायण मिश्र की कविता है भारतेंदु की। यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, मुझे परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह कोटेशन लगता है बच्चन सिंह का। मैं फिर से पढ़ता हूँ। यदि भारतेंदु की लोकोक्तियाँ ऊंची दुकान की फीकी मिठाई, यानी भारतेंदु की जो लोकोक्तियाँ है वह एक बड़े से दुकान की एक छोटी सी या फीकी मिठाई लगती है, उसी प्रकार हाय सखी इन हाथन सो अपने पग आप कुठार, यानी इन्हीं हाथों से तुम लेकर हाथों को ही दोष दो। मैं दिनों ठाकुर की याद दिलाती, यानी भारतेंदु की जो लोकोक्तियाँ है वह ठाकुर की याद दिलाती है, तो प्रताप नारायण मिश्र की जो कविताएं हैं वह भारतेंदु की याद दिलाती है। मिश्र जी की श्रृंगारिक कविताओं में कुछ समस्या पूर्तियाँ बहुत प्रसिद्ध है, यानी जो मिश्र जी है प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने जो श्रृंगारिक कविताएं लिखी है, श्रृंगारिक कविता में भी प्रताप नारायण मिश्र ने समस्या बताई है। उन समस्याओं के उदाहरण नीचे देखते हैं। उसमें है देखो, सीट चोटी गुथावती फूलन सो मेहंदी रची हाथन पावन में, परताप यों चुनरी सुही सजी मन मोहती हावन भावन में, निस घोष बितावती पीतम के संग झूलन में ओ झुलावन में, उन्हीं सो सुहावन लागत है धुरवान की धावन सावन में। यानी यह प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियाँ है, याद रखिए। इसका जो भावार्थ है वह परीक्षा में नहीं पूछेगा। देशभक्ति परक कविताओं के व्यंग में अद्भुत मारक, यानी जो प्रताप नारायण मिश्र ने देशभक्ति कविताओं में व्यंग की छटाएं छोड़ी है, व्यंग किया है। जन्म सुफल कब कब होए में पादरी साहब गौरंड दास सेठ लीक पीटन पुरोहित कनवजिया आदि पर की गई उक्तियाँ गोंडदास उवाच की एक वानगी लीजिए, यानी उसकी व्यंग की एक छटा। जग जागे इंग्लिश हमें वाणी सर्वत्र ही होय, मीठे वदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होय। यानी कहते हैं कि यहाँ व्यंग कसते, जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा पर यह व्यंग कसते हुए कहते कि अंग्रेजी भाषा हम सीखते हैं, जग जग जाने इंग्लिश हमें वाणी सहस्त्र हो, यानी वस्त्र ही हो, यानी इंग्लिश वाणी बोलेंगे तो इंग्लिश ही हम पहनेंगे, यानी अंग्रेजी ही पहनेंगे। जो मीठे वदन कर श्याम रंग जन्म सुफल, यानी वो जो मीठी हिंदी भाषा में, जो मातृभाषा में बोलते हैं, तभी हमारा जन्म जो है सफल हो सकता है, ऐसा प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं। कनवजिनियों पर किया गया व्यंग निराला के कान्य कुब्ज कुलंकार का पूर्वाभास है। अभी प्रेमघन की कविता की भाषा ब्रज, यानी जो प्रेमघन की जो कविताएं हैं, प्रेमघन की कविताओं की भाषा भी ब्रज भाषा है, ब्रजी है। उनमें देशभक्ति और राजभक्ति का भी अंतर्विरोध है, यानी प्रेमघन की कविताओं में भी देशभक्ति मिलती है, राजभक्ति भी मिलती है, फिर भी उनकी दृष्टि समसामयिक विषयों पर अधिक झुकी। इन जो समसामयिक विषय थे, देशभक्ति राजभक्ति के साथ भी जो समसामयिक विषय है उनका भी चित्रण प्रेमघन की कविताओं में मिलता है। एक प्रकार से वे भारतेंदु के अनुकर्ता थे। भारतेंदु ने पुरुषोत्तम पंचक लिखा तो प्रेमघन ने वृंदचंद पंचक, यानी वह भारतेंदु से प्रभावित थे, भारतेंदु के अनुकर्ता थे, यानी भारतेंदु का वह प्रेमघन है अनुकरण करते थे। भारतेंदु ने पुरुषोत्तम पंचक लिखा है तो उसी प्रकार प्रेमघन ने व्रजचंद पंचक नामक ग्रंथ लिखा है। भारतेंदु ने बकरी विलाप लिखा तो प्रेमघन ने पितर विलाप लिखा है। भारतेंदु का बकरी विलाप याद रखिए और प्रेमघन का पीतर विलाप यह प्रेमघन का ग्रंथ है, याद रखिए। बकरी विलाप भारतेंदु का है और पीतर विलाप यह प्रेमघन का है। भारतेंदु की तरह कजरी चेत लिखने में भी पीछे नहीं रहे। दादा भाई नौरोजी ने पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाने पर धन्यवाद लिखा, जिसमें देशभक्ति राजभक्ति दोनों का समावेश है। जो दादा भाई नौरोजी थे वह पार्लियामेंट में चुनकर आए और पार्लियामेंट के यानी संसद के सदस्य बने, तब उन्होंने धन्यवाद के रूप में लिखा और उस धन्यवाद के रूप में लिखते हुए उन्होंने देशभक्ति और राजभक्ति दोनों का समावेश करके धन्यवाद ज्ञापित किया था।
अंग्रेज़ों ने उन्हें काला कहकर अपमानित किया। जो दादा भाई नौरोजी यानी भारतीय थे, तो भारतीय का रंग यानी कहा जाए तो एक सांवले रंग का होता है, यानी फिर अंग्रेजी जो है उसी को काला कहते थे। और वह फिर संसद में या राजभवन में, पार्लियामेंट में अंग्रेज़ों ने दादा भाई नौरोजी को काला कहकर अपमानित किया। इस पर दुष्य होकर उन्होंने कविता लिखी। फिर दादा भाई नौरोजी ने फिर उस पर अपमानित किया उनको काला कहकर, और फिर उन पर कविताएं लिखी। प्रेमघन का सबसे अधिक महत्व इसमें माना जाना चाहिए कि उनका ध्यान गांव की ओर गया था। यानी फिर प्रेमघन जो है, प्रेमघन का सबसे अधिक ध्यान जो है गाँव की ओर, गांव देहातों की ओर, गांव देहातों की जो जनजीवन रहते हैं, ये जो जनता रहती थी उसकी समस्या की ओर गया था। जीर्ण जनपद या दुर्दशा दत्तापुर खंड काव्य में दत्तापुर जो प्रेमघन का अपना गांव था, वे कवि ने उसकी दुर्दशा का यथार्थवादी वर्णन किया है। यानी प्रेमघन के गांव का नाम भी यहाँ पर बताया है। तो प्रेमघन की गांव का नाम जो था वह क्या था, जो दत्तापुर था, उस गांव का भी यथार्थ चित्रण, समाज का यथार्थ वर्णन किया है। संभव है इसे लिखने में उन्हें गोल्डस्मिथ के उजड़ ग्राम से प्रेरणा मिली हो। यानी प्रेमघन को अपने गांव दत्तापुर का वर्णन करने में, गांव की दुर्दशा का वर्णन करने में किससे उन्होंने प्रेरणा मिली थी, तो गोल्डस्मिथ के उजड़ ग्राम यानी टेंजेटेड विलेज, इससे प्रेरणा मिली थी। लघु खंड काव्य लिखने की शुरुआत यही से होती है। यानी प्रेमघन से ही लघु काव्य लिखने की शुरुआत होती है। अन्य कवियों में जगमोहन सिंह अपनी कवितावादी प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जो जगमोहन सिंह नामक जो कवि है वह स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। बालकृष्ण वर्मा ने सत्य जीवन प्रेस से बहुत सी दुर्लभ पुस्तकें छापकर हिंदी का उपकार किया है। यानी जो सत्य जीवन प्रेस, यह किसका था, तो बालकृष्ण वर्मा का सत्य जीवन प्रेस था। अभी यहाँ पर हमने ब्रजभाषा की कविताएं देखी थी, और अब हम देखेंगे खड़ी बोली की कविताएं। अभी खड़ी बोली की कविताएं किस प्रकार है, यह भी हम देखते हैं। खड़ी बोली आगरे दिल्ली के आसपास बोली जाती थी। यानी खड़ी बोली जो थी हिंदी थी, वह जो आगरा शहर का जो प्रदेश था, दिल्ली का जो प्रदेश था, आगरा के आसपास बोली जाने वाली भाषा, दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली भाषा जो थी वह खड़ी बोली भाषा मानी जाती थी। इसका प्रभाव 8वीं-9वीं शताब्दी में भी अपभ्रंश की कविताओं पर पड़ने लगा था। यानी जो खड़ी बोली का जो प्रभाव है, वह जो 8वीं-9वीं शताब्दी में भी जो अपभ्रंश की कविताएं लिखी गई थी, उसमें भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। सरहपाद की रचनाओं में जहाँ तहाँ इसका प्रवेश दिखाई पड़ता है। यानी जो सरहपा का जो समय है 8वीं-9वीं शताब्दी, सरहपा की कविताओं में भी खड़ी बोली की छटाएं देखने को मिलती है। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण और देशी नाममाला में भी इसके चित्र दृष्टिगोचर होते हैं। यानी हेमचंद्र का जो प्राकृत व्याकरण है या देशी नाममाला है, इसमें भी खड़ी बोली के कुछ अंश देखने को मिलता है। वस्तुतः अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। यानी बच्चन सिंह के अनुसार खड़ी बोली के आदि कवि या आरंभिक कवि जो है आमिर खुसरो माने जाते हैं। उनका उल्लेख किया जा चुका है, यानी इसका उल्लेख हमने पहले ही पढ़ा है, पर उनकी कविताओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है। 14वीं-15वीं शताब्दी में दक्षिण के मुसलमान कवियों ने दक्कनी हिंदी खड़ी बोली में रचनाएं की। यानी 14वीं-15वीं शताब्दी में जो दक्षिण के मुसलमान थे, उन्होंने दक्कनी हिंदी खड़ी बोली में रचनाएं लिखी थी। इसके पहले ही 12वीं-13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के महानुभाव पंत और वारकरी पंथ के संतों की रचनाएं खड़ी बोली में मिलती है। यानी 12वीं-13वीं शताब्दी में जो महाराष्ट्र के जो संत महानुभाव पंत हुए थे, जो लीला चरित्र जो था या अन्य ग्रंथ जो थे, उसमें वारकरी संप्रदाय के संतों ने, जैसे कि वारकरी संप्रदाय में जो पुंडलिक है, ज्ञानेश्वर है, संत नामदेव है, ऐसे बहुत से नाम गिने जाते हैं। उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में खड़ी बोली का उल्लेख मिलता है, खड़ी बोली भाषा की छटाएं मिलती है। अभी यहाँ पर नामदेव का उल्लेख आया है। नामदेव की रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया, और यहाँ पर उल्लेख आया भी हुआ है। जो संत नामदेव है, यह कि हमारे महाराष्ट्र के भी रहने वाले थे,
और महाराष्ट्र के हैं, तो उन्होंने अपनी कविताओं में जो है खड़ी बोली का उल्लेख किया है। उनके कविताओं में देखते हैं कि पांडे तुम्हारी गायत्री लेंदे का खेत खाती थी। हिंदी के संत कवियों की रचनाओं में भी इसका पुट देखा जा सकता है। यानी जो हिंदी के जो कवि थे, भक्त कवि थे, संत कवि थे, उनमें भी खड़ी बोली भाषा का समावेश मिलता है। स्पष्ट है कि यह अधिक लोगों में समझी जाने लगी थी। यानी खड़ी बोली जो है अधिक लोगों में, ज़्यादा लोगों में समझी जाने वाली भाषा मानी जाती है। किंतु पद्य में खड़ी बोली के व्यवहार की समस्या भारतेंदु के समय से ही उठी। यानी कहा जाए तो हिंदी भाषा में खड़ी बोली भाषा को भारतेंदु से ही अपनाया गया। भारतेंदु से ही पद्य में यानी कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली को अपनाया गया। खड़ी बोली लोक रागों, लावनी, ख्याल, तुर्रा, ठुमरी आदि में अपना स्थान बना चुकी थी। यानी खड़ी बोली जो थी किन किन शैलियों में लिखी जाने लगी थी, उसमें है लावनी, ख्याल, तुर्रा, ठुमरी। इन शैलियों में लिखने के लिए खड़ी बोली भाषा का इस्तेमाल होने लगा था। भारतेंदु ने अपने जातीय संगीत में इन्हीं पर जोर दिया है, किंतु साहित्यिक रचनाओं में इसका प्रयोग प्राय नहीं हुआ। जो साहित्यिक रचनाएं थी, साहित्यिक रचनाओं में खड़ी बोली का उल्लेख नहीं हुआ था, किंतु साहित्यिक रचनाओं में इसका प्रयोग प्राय नहीं हुआ। सन 1881 में अपनी खड़ी बोली की कविताएं भारत मित्र में प्रकाशनार्थ भेजी थी। यानी जो 1881 में, सन 1881 में खड़ी बोली भाषा की जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वह भारत मित्र नामक जो पत्र जो था, भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशनार्थ यानी प्रकाशन करने के लिए भेजी गई थी। एक मिनट। हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसके बाद जो है सबसे प्रथम भारत मित्र में खड़ी बोली की रचना प्रकाशन करने के लिए भेजी गई। उसके बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका यानी जो भारतेंदु इसके संपादक थे, हरिश्चंद्र चंद्रिका के, इसके 1874 में पयार छंद में लिखी गई उनकी एक कविता मंद मंद आवे देखो प्रात समरिन छपी थी। हिंदी भाषा निबंध का एक उपशीर्षक है और नई भाषा की कविता। यानी हिंदी भाषा निबंध का उपशीर्षक क्या है, तो नई भाषा की कविता। नई भाषा की कविता यह किसका उपशीर्षक है, यह ऐसा घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है, तो यह हिंदी भाषा निबंध जो था, इसका ही शीर्षक है या अन्य नाम है हिंदी भाषा की कविता। इसी में उन्होंने अपना बनाया हुआ एक दोहा उद्धृत किया, यानी अपना बनाया हुआ दोहा बताया है। भजन करो श्री कृष्ण का मिल कर के सब लोग, सिद्ध होएगा काम यो छूटेगा सब सोग। पर इस पर उन्हीं की टिप्पणी है। आप देखिए कैसी भोड़ी कविता है। आगे चलकर उसी निबंध में वे लिखते हैं, जो हो मैंने आप कई बेर पश्चिम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाओ, पर वह मेरे चिंता अनुसार नहीं। स्पष्ट है कि खड़ी बोली की कविता में उनका मन नहीं रमा और न हो वह ठीक ठाक बन ही सकी। उदाहरणतः दशरथ विलाप की कुछ पंक्तियाँ देखी जा सकती। यानी भारतेंदु का मन जो है वह खड़ी बोली की कविता रचने में नहीं रमा था, या उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखी और आगे चलकर वो दो दशरथ विलाप जो रचना है वह बताती उनकी पंक्तियाँ। मेरे जीवन मेरे सब रस प्राण, हुए क्या हाय मेरे राम भगवान, कहाँ हो राम हाँ प्राणों से प्यारे, यह कह दशरथ सी सुपुर को सिधारे। उनकी मुकरिया और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में हैं। यानी जो भारतेंदु की जो मुकरिया और उर्दू की जो कविताएं हैं वह खड़ी बोली में हैं। अभी जो अंधेर नगरी के चूरन वाले और पाचक वाले खड़ी बोली पद्य में ही गुहार लगाते हैं। यानी जो अंधेर नगरी जो व्यंग्यात्मक नाटक है, भारतीय शासन पर या राजनीति पर कसा हुआ व्यंग्य जो है, इसमें जो है उसमें भारतेंदु ने जो पद चूरन वाला जो गाने के शैली में बताता है कि चूरन जो खाए पूरा देश हजम कर जाए, ऐसा कुछ है जो हम नाटक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। इसके साथ ही जो पाचन वाले के द्वारा जो संवाद है वह भी पद्यमय शैली में गया है। यह भी खड़ी बोली का गुहार लगाते हैं, यानी खड़ी बोली में वह
छंद है, पर यह सब लोग से संबंध है, टेढ़ साहित्यिकता से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन गद्य और पद्य के भाषा माध्यम का अलगयोजा बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। इस दिशा में श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में एकांतवासी योगी 1886 और जगत सच्चाई सार 1887 लिखकर आँची पहल की। यानी जो श्रीधर पाठक में जो है, उन्होंने खड़ी बोली में जो पहला ग्रंथ माना जाता है एकांतवासी योगी 1886 में श्रीधर पाठक ने लिखा, और इसके साथ ही जगत सच्चाई सार यह 1887 में लिखा, और खड़ी बोली के विकास में एक यह महत्वपूर्ण पहल मानी जाती है। मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री को गद्य पद्य की अलग अलग भाषा, यानी जो मुजफ्फरपुर नगर के जो निवासी थे या मुजफ्फरपुर प्रदेश के जो निवासी थे, वहाँ अयोध्या प्रसाद खत्री, इनको गद्य पद्य की अलग अलग भाषा यानी कविता एवं गद्य लिखने की अलग अलग भाषा देखकर बहुत दुख होता था। बोलचाल की भाषा यानी खड़ी बोली में कविता लिखने के लिए उन्होंने एक आंदोलन ही खड़ा कर दिया था। यानी अयोध्या प्रसाद खत्री ने जो उपाध्याय जो हरिओद थे, अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपनी बोलचाल की भाषा में कविता लिखने के लिए या खड़ी बोली में कविता लिखने के लिए उन्होंने एक आंदोलन खड़ा कर दिया था। खत्री ने खड़ी बोली पद्य की एक पुस्तक तैयार की, जिसमें बहुत लोगों की रचनाएं संग्रहित की गई। यानी जो खत्री जी थे, अयोध्या प्रसाद खत्री जी, इन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखने के लिए आंदोलन चलाया, और साथ ही उन्होंने खड़ी बोली पद्य की एक पुस्तक तैयार की, एक पुस्तक का संपादन किया, जिसमें अनेक कवियों की कविताएं रचनाएं खड़ी बोली में संग्रहित की गई। सन 1887 में इनका प्रकाशन हुआ। 1887 में जो अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने जो संपादित किताब की थी खड़ी बोली को लेकर, वह 1887 में प्रकाशित हो चुकी थी, लोकार्पित हुई थी। भारतेंदु का उल्लेख करते हुए प्रताप नारायण मिश्र और ग्रियर्सन ने इस प्रयास को कोई महत्व नहीं दिया। यानी आगे चलकर जो भारतेंदु का महत्व बताते हुए या खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु का उल्लेख करते हुए प्रताप नारायण मिश्र एवं ग्रियर्सन यह करते हुए जो खत्री द्वारा लिखित जो ग्रंथ था, उसका उन्होंने उस ग्रंथ को उन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इस आंदोलन को लेकर हिंदुस्तान में नवंबर 1887 से अप्रैल 1888 तक 6 महीने तक विवाद चलता रहा। यानी जो खड़ी बोली का जो आंदोलन अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया था, उस आंदोलन का जो प्रभाव है वह भारत में हिंदुस्तान यानी भारत में नवंबर 1887 से अप्रैल 1888 यानी लगभग कहा जाए तो नवंबर यानी लगभग 4-5 महीने तक ही चला। 6 महीने तक विवाद चलता रहा। उसके बाद जो है श्रीधर पाठक और अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पक्ष लिया तथा प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण गोस्वामी ने ब्रज भाषा का। आगे चलकर खत्री के बाद श्रीधर पाठक और अयोध्या प्रसाद खत्री, पहले आंदोलन में जो थे अयोध्या प्रसाद खत्री अकेले थे, अब उसके साथ में जो है श्रीधर पाठक खड़े हुए, और श्रीधर पाठक और राधाचरण अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पक्ष लिया। अभी खड़ी बोली के विकास में किन दो विद्वानों ने पक्ष लिया था, तो श्रीधर पाठक और अयोध्या प्रसाद खत्री ने, और उसके साथ ही खड़ी बोली का पक्ष लिया तथा प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण गोस्वामी ने ब्रज भाषा का पक्ष लिया था, यानी ब्रज भाषा का उन्होंने विचार व्यक्त किए थे। यह सब होते हुए भी भारतेंदु मंडल के अधिकांश लोगों ने खड़ी बोली में पद्य लिखे। ऐसा होते हुए भी जो भारतेंदु मंडल के जो कवि थे, लेखक थे, उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में अपनी पद्य रचनाएं लिखी थी, किंतु सरस्वती के प्रकाशन के पूर्व तक गद्य पद्य की भाषा की समस्या हल न हो सकी थी। अभी सरस्वती जो पत्रिका थी, गद्य के विकास में या खड़ी बोली के विकास में सरस्वती पत्रिका जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है, और महत्वपूर्ण है भी, क्योंकि गद्य के खड़ी बोली के विकास में सरस्वती पत्रिका का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो सरस्वती पत्रिका जो है 1900 में प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद 1903 से लेकर 1920 तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था।
इस समस्या हल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो 1903 से लेकर 1920 के बीच में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के विकास में सरस्वती का योगदान दिया था। अब यहाँ जो है दूसरा उपशीर्षक निर्माण होता है हमारा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन। भारतेंदु ने कहा था, अभी भारतेंदु ने क्या कहा था? जिस भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मोल। सब उन्नति से भारतेंदु का तात्पर्य है सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यह कार्य बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम माइकल मधुसूदन दत्त, मराठी में चिपलूनकर और हिंदी में भारतेंदु ने किया। यह काफ़ी महत्वपूर्ण कोटेशन है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। भारतेंदु की उक्ति क्या थी? भारतेंदु क्या कहते थे कि जिस भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मोल। यानी कहा जाए तो जिस भाषा में उन्नति, जो भाषा बोलते हैं वही भाषा हमारी उन्नति का कारण हो सकती है। सब उन्नति से भारतेंदु का तात्पर्य, यानी सब उन्नति करने का तात्पर्य भारतेंदु का यह था कि सब उन्नति यानी सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगति होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में उन्नति होनी चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति होनी चाहिए। अभी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, यह जो था यह बंगाल में यह विचार किन विद्वानों ने किया था? इसमें थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, बंकिम माइकल सुदन दत्त था, मराठी में चिपलूनकर थे और हिंदी में भारतेंदु ने किया था। इससे जिस नई संस्कृति का जन्म हुआ वह राष्ट्रीय आंदोलन में संक्रांत हो गई। यानी संक्रांत यानी एक नई शुरुआत हो गई। सांस्कृतिक आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन में बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सन 1985 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यहाँ इसके पहले भी राष्ट्रीय कांग्रेस का उल्लेख आ चुका है और आज भी आया है। तो मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, यह तब कोई एक राष्ट्रीय पक्ष या राजकीय पक्ष नहीं था, केवल यह एक संगठन थी जो कि देश की जो विस्थापित स्थिति थी उसको सुधारने के लिए स्थापित की गई थी। और लेकिन बाद में आगे चलकर उसका जो है राजकीय स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया था। आज की वीडियो में इतना ही। देखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।